हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ट्यूमर के बारे में कि पिट्यूटरी ट्यूमर में किस तरीके से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे कि अगर पिट्यूटरी का ट्यूमर हो गया हो तो हम किस तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर क्या होता है? ये एक तरीके का नॉन कैंसरस यानी कि ना स्प्रेड होने वाला ट्यूमर होता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हमारे आँख के पीछे ब्रेन में बेस में प्रेजेंट होती है, जो कि हार्मोन रिलीज करती है। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे हार्मोन पे रेगुलेट के साथ साथ कंट्रोल भी रखती है। तो अगर पिट्यूटरी ट्यूमर होता है तो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस बना रहता है। महिलाओं में इसके कारण काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल पीरियड का कम आना या बिल्कुल ना आना, मेल्स में स्पर्म काउंट का कम हो जाना, या पिट्यूटरी ट्यूमर होने के कारण से शरीर में या तो हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं या बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। अगर बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं तो भी ये दिक्कत देते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल अगर बहुत अधिक मात्रा में निकलता है तो उसके कारण से क्यूशन सिंड्रोम हो सकता है। और अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो एक्रोमेगाली जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, या ज़्यादा निकलता है तो काफ़ी टॉल हाइट देखने को मिल सकती है। तो पिट्यूटरी ट्यूमर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। इसका एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है पिट्यूटरी ट्यूमर का एपोप्लेक्सिया, यानी कि अचानक से ट्यूमर में ब्लीडिंग हो जाना। ये एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन भी है और एक इमरजेंसी की कंडीशन भी है। ठीक है, तो ये हमारा पिट्यूटरी ट्यूमर होता है। इसमें आज हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं और इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं पिट्यूटरी ट्यूमर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो पिट्यूटरी ट्यूमर में कभी कभार ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ट्रीटमेंट जो होता है इसका हमेशा डिपेंड करता है किस टाइप का ट्यूमर हुआ है, किस साइज का हुआ है, इसकी कितनी ग्रोथ है ब्रेन के पास या ब्रेन के दूर, एज के ऊपर और हेल्थ के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। पिट्यूटरी ट्यूमर क्या होता है, कभी कभार लक्षण ही नहीं दिखाते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी और चीज़ के लिए हम गए हैं, जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई किसी और कारणवश करवा रहे हैं, तब पता लगता है कि पिट्यूटरी ट्यूमर हुआ है आपको, क्योंकि ये कभी कभार लक्षण दिखाता ही नहीं है। और जो छोटे छोटे लक्षण होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कम आना, इन्हें इग्नोर कर देते हैं फीमेल्स। स्पर्म काउंट कम होना, इसे भी इग्नोर कर देते हैं मेल। तो कभी कभार इसके सिम्टम्स इतने हल्के और शाय होते हैं लोगों के लिए कि ये इग्नोर कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। इस कारण से कभी कभार ये सामने नहीं आ पाता। पर इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें अगर बहुत छोटे साइज का पिट्यूटरी ट्यूमर हुआ है
चूंकि ये स्प्रेड नहीं होता है, तो अगर इसका ट्रीटमेंट ना करें, अगर ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना कर रहा हो, तो हम अगर इसका ट्रीटमेंट ना करें तो कभी कभार इसे हम ट्रीटमेंट में अवॉइड कर सकते हैं। अगर इसका साइज बढ़ता जा रहा है और ये ब्रेन के पार्ट्स में प्रेशर डाल रहा है, तो ऐसे में इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पर ये भी ध्यान में रख के करना पड़ता है कि ये, क्योंकि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही हमारी ऑप्टिक नर्व है, तो कहीं ये ऑप्टिक नर्व पे तो नहीं चढ़ रहा है, उस पे कंप्रेशन तो नहीं डाल रहा है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव नर्व है। ऑप्टिक नर्व हमें विजन में मदद करती है, तो बहुत सेंसिटिव नर्व होती है वो। तो उस पे भी डिपेंड करता है कि कहीं इतना बड़ा तो नहीं हो गया है कि नर्व कंप्रेस हो, या फिर नर्व के पास होता जा रहा हो, तो सर्जरी के दौरान अगर कुछ दिक्कत हो गई तो विजन चला जाए। तो इन सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही हम इसका ट्रीटमेंट देते हैं। इसके ट्रीटमेंट में काफी मेडिकल टीम एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नोज या फिर साइनस के सर्जन, ब्रेन सर्जन जिन्हें हम न्यूरो सर्जन भी कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम स्पेशलिस्ट या एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, नोज या साइनस के सर्जन जो होते हैं वो भी जरूरी है। ब्रेन में होता है इसलिए न्यूरो सर्जन जरूरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, इसलिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की भी जरूरत रहती है। चूंकि ये एक तरीके का कैंसर है, इसलिए हमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की भी जरूरत रहती है। तो एक टीम मिलके इसका ट्रीटमेंट करती है। डॉक्टर जनरली यूज करते हैं सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, मेडिकेशन, या तो अकेले या तो कॉम्बिनेशन में, पिट्यूटरी को ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए और वापस से हार्मोन प्रोडक्शन को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए। ठीक है, तो या तो हम इसमें रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, मेडिकेशन जिसे हम कीमोथेरेपी या टारगेट ड्रग थेरेपी भी कहते हैं, या तो इन सबको हम अकेले भी दे सकते हैं या फिर दोनों को कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। जैसे कि रेडिएशन थेरेपी के साथ में कीमोथेरेपी चला देना, कीमोथेरेपी के बाद में सर्जरी कर देना, या रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी करना। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ हम ये कर सकते हैं। ठीक है, सर्जिकल रिमूवल जो होता है, सर्जरी के दौरान सर्जरी करके पिट्यूटरी ट्यूमर को निकालना नेसेसरी नहीं है, पर अगर ट्यूमर को हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, तो अगर ट्यूमर दबा रहा हो ऑप्टिक नर्व को, या बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन कर रहा है हार्मोन को, तब ही ये नेसेसरी होता है। ठीक है, सर्जरी करके पिट्यूटरी ट्यूमर को रिमूव करना तभी नेसेसरी है अगर ये ट्यूमर वहां पे ऑप्टिक नर्व जो विजन की नर्व है उस पे प्रेशर डाल रहा हो, या बहुत ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा हो, तो ही हम ये करते हैं। जो सक्सेस ऑफ सर्जरी जो होता है कि किसी सर्जरी को सक्सेस बनाना डिपेंड करता है ट्यूमर के टाइप पे, उसकी लोकेशन पे, उसका कितना साइज है उस पे, ट्यूमर जो है वो आसपास के टिश्यूज के साथ बंधा हुआ है या नहीं है उस पे भी। ठीक है, तो हमेशा सर्जरी कितनी सक्सेस होगी या फेल होगी ये ट्यूमर के टाइप पे ही डिपेंड करता है। वो किस जगह बना हुआ है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में है तो कहीं वो आसपास की चीजों को कंप्रेशन पे तो नहीं डाल रहा है, कितने साइज का है, बहुत छोटे साइज का है तो निकालने से कोई मतलब नहीं, बहुत बड़ा साइज का है तो कहीं ये बॉडी पे इम्पैक्ट ना डाल दे। ठीक है, आसपास के जो एरिया हैं, जो हेल्दी टिश्यू हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं, कितना जुड़े हुए हैं,
रिमूव करने पर कहीं उन पे इन्फेक्शन ना हो जाए, उनके डैमेज होने के चांसेस ना हो जाए, तो इन सब पे भी सर्जरी डिपेंड होती है। और हमारे पिट्यूटरी ट्यूमर की सर्जरी के लिए बेसिकली 2 तरीके का सर्जिकल टेक्निक को यूज किया जाता है। ठीक है, 2 तरीके की टेक्निक हम यूज करते हैं इसके रिमूवल के लिए। जो पहली होती है वो होती है एंडोस्कोपिक ट्रांसनेजल ट्रांसफेनोइडल अप्रोच। ठीक है, एंडोस्कोपिक ट्रांसनेजल ट्रांसफिनोइडल अप्रोच। ये सर्जरी जो होती है इसमें डॉक्टर रिमूव करता है ट्यूमर को आपके नाक और साइनस से बिना किसी कट के। ठीक है, इसमें कोई और पार्ट ब्रेन का अफेक्ट नहीं होता है, कोई विजिबल स्कार भी नहीं बनते हैं। बस अगर ट्यूमर बहुत बड़ा है तो हमें इसको रिमूव करने में डिफिकल्टी होती है, स्पेशली तब जब ट्यूमर उसकी पास की नर्व या ब्रेन टिश्यू से बंध गया हो। ठीक है, तो एंडोस्कोपिक ट्रांसनेजल ट्रांसफिनोइडल अप्रोच हमारी इस तरीके से होती है। ये देखिए, ये हमारा नेजल कैविटी है और जस्ट इसके पीछे ये एरिया साइनस एरिया होता है, सिफेनॉइड साइनस एरिया। ये देखिए, इसके पीछे हमारी नॉर्मल पिट्यूटरी है। ये नॉर्मल पिट्यूटरी में हमारा नॉर्मल ट्यूमर बना इधर, तो जस्ट आप देखिए ये लाइन में है। तो इस तरीके से हम नेजल से इंसर्ट करके साइनस के द्वार से हम ले जाते हुए यहाँ से हम पिट्यूटरी ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि ट्यूमर ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, छोटा होगा तो आराम से निकाल दिया जाएगा, अगर बड़ा होगा और तो वो आसपास के नर्व को भी अटैच किया होगा, ब्रेन टिश्यू को अटैच किया होगा, तो ऐसे में इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंडोस्कोपिक ट्रांसनेजल ट्रांसफिनोइडल अप्रोच। अब आता है हमारा ट्रांसक्रेनियल अप्रोच, यानी कि क्रेनियोटोमी। इसमें हम ट्यूमर को रिमूव करते हैं अपर पार्ट ऑफ योर स्कल को के द्वारा। यहाँ हम इंसिजन लगाते हैं आपके स्काल पर। ये बहुत इजी होता है यहाँ से लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड ट्यूमर को निकालना। ठीक है, तो क्रेनियोटोमी की मदद से हम लार्ज और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्यूमर है, पिट्यूटरी ट्यूमर, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं क्रेनियोटोमी की मदद से। ठीक है, इसमें स्काल पे कट लगा के वहां से इसे रिमूव किया जाता है। ये हुआ आपका ट्रांसक्रेनियल अप्रोच यानी कि क्रेनियोटोमी। अब आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम यूज करते हैं हाई एनर्जी सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसमें हम हाई एनर्जी सोर्स लगाते हैं रेडिएशन का ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसे हम आफ्टर सर्जरी भी कर सकते हैं, और अगर सर्जरी ऑप्शन नहीं रखना है तो इसे हम नॉर्मल रेडिएशन थेरेपी से भी पिट्यूटरी ट्यूमर को खत्म कर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी तभी बेनिफिशियल होती है अगर ट्यूमर परसिस्ट हो। ठीक है, रिटर्न हो या परसिस्ट हो सर्जरी के बाद भी। ठीक है, और साइन यानी कि लक्षण वो दिखा रहा हो, मेडिकेशन से रिलीफ ना हो रहा हो। ठीक है,
अगर रेडिएशन थेरेपी से ये तभी बेनिफिशियल होगा अगर ट्यूमर एक जगह परसिस्टेड हो, रिटर्न हो रहा हो सर्जरी के बाद में, लक्षण दिखा रहा हो, मेडिकेशन से रिलीफ नहीं मिल रहा हो, तो ही रेडिएशन थेरेपी जो होता है सक्सेस होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रेडिएशन थेरेपी में ही पहला तरीका इसका स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी जो होती है इसमें हम एक सिंगल हाई डोज की डिलीवरी करते हैं। ये जो होती है फोकसिस रेडिएशन बीम होती है ट्यूमर के ऊपर बिना किसी कट के। ठीक है, सिर्फ इसमें हम हाई डोज का एक सिंगल रेडिएशन भेजते हैं जो फोकस करता है सिर्फ उस ट्यूमर पे, वहां पे कोई कट बिना लगाए हम डायरेक्ट रेडिएशन पास करते हैं। ये डिलीवर करता है रेडिएशन बीम साइज और शेप के ट्यूमर पे और ट्यूमर में इंसर्ट होता है। ठीक है, स्पेशली अगर ब्रेन इमेजिंग टेक्निक यूज हो रही है तो ये काफी इजी हो जाता है उस ट्यूमर को टारगेट करना। ठीक है, मिनिमल रेडिएशन अगर होती है तो वो कांटेक्ट में आती है हेल्दी टिश्यूज के जो कि आसपास के एरिया में होते हैं ट्यूमर के, और यही डिक्रीज करती है रिस्क की डैमेज हो नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, इसलिए मिनिमल रेडिएशन थेरेपी हमें देना चाहिए स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी में। इसमें रिस्क के चांसेस भी कम होते हैं। ये देखिए, इस तरीके से टारगेट बना लिया जाता है, फिर इस पे हम स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी को भेजते हैं इस तरीके से टारगेट बना के। अब आता है हमारा एक्सटर्नल बीम रेडिएशन। ये डिलीवर करता है रेडिएशन को छोटे इंक्रीमेंट्स में समय के साथ साथ। ठीक है, छोटे छोटे डोजेस में हम इसे डिलीवर करवाते हैं टाइम के साथ साथ। ये एक सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट होता है जो कि 5 बार दी जाती है वीक। ठीक है, या 4 टाइम्स 6 वीक पीरियड में। ठीक है, इसको हम परफॉर्म करते हैं आउट पेशेंट बेसिस पे। ठीक है, यानी कि इसमें पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आउट पेशेंट बेसिस पे भी हम इसे ट्रीट करते हैं। एक सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें 5 बार वीक, ओवर 6 वीक में 5 बार या 4 बार आके इसे हम दे सकते हैं। इस थेरेपी के टाइम पे जो इफेक्टिव होता है काफी, और ये काफी लंबे समय तक कंट्रोल में रखता है ट्यूमर को, उसकी ग्रोथ को, और हार्मोन प्रोडक्शन भी रेगुलेट जो होते हैं वो प्रॉपरली होते हैं। रेडिएशन थेरेपी जो होती है इसमें डैमेज हो जाता है रिमेनिंग नॉर्मल पिट्यूटरी सेल और नॉर्मल ब्रेन टिश्यू, पर्टिकुलरली उसके आसपास पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास की। ठीक है, तो इसमें कुछ परसेंटेज पे पिट्यूटरी सेल जो नॉर्मल पिट्यूटरी सेल होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, ब्रेन टिश्यूज भी डैमेज हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास के। तो इस तरीके से एक्सटर्नल बीम रेडिएशन दी जाती है। अब आता है हमारा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहला आता है इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम बात करेंगे हमारी सबसे पहले डीप ब्रीदिंग की। अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज पिट्यूटरी ट्यूमर के पेशेंट को क्यों देते हैं? ताकि
ऐसे पेशेंट्स का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रॉपर रहे। हार्मोन ऑलरेडी इम्बैलेंस होते हैं, इन कारणों से कहीं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स की ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें प्रॉपर करवानी चाहिए, ब्रीदिंग कंट्रोल करवानी चाहिए, ताकि पेशेंट्स का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेंटेन रहे। ठीक है, और बॉडी से जो ब्लड का आउटपुट है वो भी रेगुलेट होता रहे। तो सबसे पहला आता है हमारा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसके लिए पेशेंट लेट के भी कर सकता है और बैठ के भी कर सकता है। तो लेट कर पेशेंट को अपना राइट हैंड अपने पेट पे रखना है और लेफ्ट हैंड अपने चेस्ट पे रखना है। ठीक है, फिर सांस लेनी है धीरे धीरे। ठीक है, और गहरी सांस खींचनी है नाक से। तो जो पेट होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा, पर चेस्ट जो रहेगा वो वैसे ही का वैसे रहेगा। जब आप धीरे धीरे अपने मुंह से सांस को छोड़ेंगे तो आपको फील होगा कि वापस से आपका हाथ नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करें। एक हाथ जो रहेगा वो पेट पे रहेगा। पेशेंट इसको लेट के भी कर सकता है और बैठ के भी कर सकता है। एक हाथ पेशेंट का पेट पे रहेगा, दूसरा उसके चेस्ट पे रहेगा। नाक से गहरी सांस लेनी है तो महसूस होगा कि आपका पेट फूला, हाथ ऊपर की तरफ उठेगा और फिर मुंह से छोड़नी है। तो हाथ वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आपको 10 बार करना है और इसके 10 सेट लगाने हैं और दिन में 3 बार करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर आता है आपका लोअर रिब ब्रीदिंग। इसमें आपको चेयर पे बैठना है, आपके दोनों हाथ बगल में रहेंगे, सांस लेनी है और फोकस करना है कि जो आपका रिब केज है पेट के पास का वो चौड़ा हो। ठीक है, फिर आपको फिर से सांस को एक्सहेल करना है और रिपीट करना है। ये देखिए, इस तरीके से ये जो पेट के पास का एरिया है, ये जब आप सांस खींचेंगे तो आपको फील होगा कि ये चौड़ा हुआ है। ठीक है, सांस छोड़ेंगे तो ये वापस से अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दोनों कंधे जो हैं वो रिलैक्स्ड होने चाहिए। ठीक है, कंधे उचका के ये एक्सरसाइज नहीं करना है, दोनों कंधे रिलैक्स्ड होने चाहिए। ठीक है, फिर ब्रीदिंग जो है 10 के सेट में करना है, 3 बार करनी है दिन में। ठीक है, ये हुआ आपका लोअर रिब ब्रीदिंग। अब आता है आपका पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। आपको इसमें कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना है चेयर में। ठीक है, फिर सांस लेनी है गहरी नाक से, फिर मुंह से पर्स लिप बना के उसे छोड़ना है। ध्यान रखें कि जब सांस छोड़े तो वो एकदम रिलैक्स्ड होनी चाहिए, पेट की मसल्स उसमें टाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। चेयर पे कंफर्टेबल बैठे, नाक से सांस खींचे, गोलाकार मुंह बना के पर्स लिप बना के उसे छोड़ें और इसे भी 10 के सेट में करें और दिन में 3 बार करें। तो ये हुआ हमारा पर्स्ड लिप ब्रीदिंग।
अब आता है हमारा विंड मिल ब्रीदिंग। इसमें आप स्टैंड हो अपने हील और टोज को पास में रख के। खड़े होना है आपको। हील और टो यानी कि पंजा और पैरों की उंगलियां पास पास रहेंगी। सांस लेना है और कोशिश करना है कि बॉडी एकदम रिलैक्स दिखे। इस तरीके से पंजे पास पास, बॉडी एकदम रिलैक्स्ड। फिर आपको क्या करना है, सांस लेना शुरू करना है, ब्रीदिंग। इसके साथ आपको आपके हाथ उठाने हैं ऊपर की तरफ। कोशिश करें कि जो हथेली है उसका फेस ऊपर की तरफ हो। इस तरीके से शोल्डर लेवल पे दोनों हाथ लेके आने हैं। हथेली का फेस ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, पहले बॉडी इस तरीके से रिलैक्स्ड होगी। दोनों हाथों को फिर आपको इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाना है। दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं, हथेली ऊपर की तरफ। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फिर आपको इसमें कंटिन्यू सांस लेते रहनी है। फिर हाथ जाएंगे ऊपर, ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड आपको हाथ लेके जाने हैं। अब ये हाथों का है, सिर्फ इस पोजीशन से हाथ अब ऊपर की तरफ आएंगे। इसमें साथ में आपको हील भी उठानी है। ठीक है, पहला आपका रिलैक्स्ड पोजीशन। ठीक है, सांस लेते हुए ही आपने दोनों हाथों को उठाया और शोल्डर लेवल पे लाए, हथेलियां ऊपर की तरफ। फिर दोनों हथेलियों को जोड़ दिया ऊपर सर के ऊपर और हील को ऊपर की तरफ उठाया। ठीक है, फिर वापस से अपने हील के ऊपर खड़े हो जाना है और आपकी सेकंड नंबर की पोजीशन पे आ जाना है। ये आपकी फर्स्ट नंबर की पोजीशन, ये सेकंड नंबर की पोजीशन, ये थर्ड नंबर की पोजीशन, ये फोर्थ। तो आपको फोर्थ थर्ड पोजीशन के बाद वापस से अपनी सेकंड पोजीशन पे आ जाना है। ठीक है, ये हुआ आपका विंड मिल ब्रीदिंग। इसके भी आपको 10 सेट करने हैं और इसे दिन में 3 बार करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका विंड मिल ब्रीदिंग। अब आता है ब्रीदिंग विथ शोल्डर रोल। इसमें आपको सीधे खड़े होना है, स्ट्रेट। आप चाहें तो चेयर या किसी वॉल या स्टूल के साथ सपोर्ट लेके सामने की तरफ खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है नाक से और उसी दौरान कंधे पीछे की तरफ रोल करने हैं। ठीक है, गहरी सांस लेनी है नाक से। ठीक है, उसी दौरान आपको कंधों को पीछे की तरफ रोल करना है और इसमें आपका जो बैक है वो स्ट्रेट रहेगा और हेड ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, जब आप सांस खींचेंगे तब आपको कंधा पीछे की तरफ लाना है और जब आप वही सांस छोड़ेंगे तो कंधा आगे की तरफ लाना है। ठीक है, जब सांस ली नाक से तो कंधा पीछे की तरफ रोल किया। जब सांस छोड़ी नाक से तो कंधा आगे की तरफ रोल किया। पहले हमें सांस लेनी है फिर रोल करना है। ठीक है, तो जैसे ही नाक से सांस खींची, कंधा रोल किया पीछे, मुंह से सांस छोड़ी, कंधा रोल किया आगे। ठीक है,
तो ये इस तरीके से करना है हमें, ब्रीदिंग विथ शोल्डर रोल। अब आता है ब्रीदिंग विथ क्रॉस्ड आर्म। इसमें आप सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को क्रॉस करें अपनी बॉडी के सामने, इस जगह। ठीक है, दोनों हाथ क्रॉस रहेंगे। इन्हीं क्रॉस आर्म को आपको मेंटेन करते हुए ऊपर लेके आना है सर के पास, और सांस लेते हुए नाक से फील करना है कि जो सीना है एकदम से ऊपर की तरफ उठा और चौड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से हाथ क्रॉस करने हैं। क्रॉस करके इन्हें आपको ऊपर की तरफ उठाना है। फिर इसी समय पे आपको नाक से सांस लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है। फील करेंगे कि आपका ये जो रिब केज है वो एकदम से चौड़ा हुआ और फैला। ठीक है, फिर वापस से आपकी रिटन पोजीशन पे आ जाना है सांस छोड़ते हुए। ठीक है, फिर आपको रिलैक्स करना है, फिर इसे रिपीट करना है। ठीक है, नाक से सांस लेते हुए क्रॉस्ड आर्म को ऊपर की तरफ लेके जाना है, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है, रिलैक्स, और फिर रिपीट करना है। तो ये हुआ आपका ब्रीदिंग विथ क्रॉस्ड आर्म। फिर आता है शोल्डर फ्लेक्शन। अब ये आपकी है एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। ये जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है ये काफी जरूरी होती है, क्योंकि पिट्यूटरी ट्यूमर में हमारा हार्मोन का रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से हाथ पैरों में कभी कभार दर्द, जकड़न, जलन, कमजोरी, जोड़ों में दर्द, ये चीजें देखने को मिलती है। ऐसे में पेशेंट्स को अपने हाथ पैरों की एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, स्पेशली जोड़ों को चलाना। ठीक है, ऐसे पेशेंट एक्टिवली सब कर सकते हैं, इसीलिए इन पेशेंट्स के लिए हम शोल्डर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन या फिर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है, तो इसको आप खड़े होके भी कर सकते हैं और चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। इसमें आपके जो हाथ हैं वो दोनों इस तरीके से बगल में रहेंगे, कोहनी स्ट्रेट रहेगी, हाथ को उठाते हुए ऊपर की तरफ लाना है हेड के पास। ठीक है, हाथ इस पोजीशन में रहेगा, इस पोजीशन में ही इसको उठाते हुए लाना है ऊपर आपके हेड के पास। ये हुआ शोल्डर फ्लेक्शन।
फिर आता है शोल्डर अबडक्शन। ठीक है, इस पोजीशन में आपका हाथ रहेगा, जो आपकी हथेली है वो सामने की तरफ फेस की हुई होगी। आपको हाथ को उठाना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है इस पोजीशन में। इसमें भी ध्यान रखना है कि जो कोहनी है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, मुड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, शोल्डर फ्लेक्शन में भी हमारी कोहनी स्ट्रेट थी। इसे आपको दोनों हाथों में करना है। ठीक है, और इसके भी 3 सेट करने हैं दिन में 3 बार। फिर शोल्डर अबडक्शन में भी आपकी जो कोहनी है वो स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, फ्लेक्शन में हाथ हम सामने की तरफ से ले जाते हैं और अबडक्शन में हाथ हम साइड में से ऊपर लेके जाते हैं। दोनों में हमारी कोहनी स्ट्रेट रहेगी और इसके 10 सेट करने हैं दिन में 3 बार। तो ये हुआ आपका शोल्डर अबडक्शन। फिर आता है आपका शोल्डर रोटेशन। इसका बहुत सिंपल तरीका होता है शोल्डर रोटेशन का। पहला तो आप दोनों हाथ अपने पीछे ले जाएं सर के। फिर दूसरा, दोनों हाथ पीछे ले जाएं आप अपने हिप के पास। ठीक है, पहला, दोनों हाथ आप पीछे ले जाएं सर के पास। दूसरा, दोनों हाथ पीछे ले जाएं हिप के पास। बहुत सिंपल एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होता है शोल्डर रोटेशन के लिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका शोल्डर रोटेशन, एक्टिव शोल्डर रोटेशन। ठीक है, फिर आता है आपका हॉरिजॉन्टल शोल्डर अबडक्शन और अडक्शन। इसमें आपको क्या करना है कि आपको हाथ लेके आना है अपना शोल्डर हाइट पे ही। ये जो शोल्डर जॉइंट है इसी हाइट पे आपका हाथ आएगा। आपको क्या करना है, इसे क्रॉस करके ले जाना है बॉडी के दूसरी तरफ, दूसरे हाथ के पास। ठीक है, इसमें भी आपका एल्बो जो है वो स्ट्रेट रहेगा। आपको होल्ड करना है आर्म को शोल्डर जॉइंट के लेवल पे, शोल्डर जॉइंट की हाइट पे। बॉडी से क्रॉस करते हुए दूसरे हाथ के पास जाएगा ये। ठीक है, और एल्बो आपके इसमें स्ट्रेट रहेंगे। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल शोल्डर अबडक्शन और अडक्शन। ठीक है, इसे भी आप 10 के सेट में करें और दिन में 3 बार रिपीट करें। अब आता है शोल्डर सरकमडक्शन। शोल्डर सरकमडक्शन में आपको होल्ड करना है दोनों शोल्डर को शोल्डर हाइट में। ठीक है, और फिर मूव करना है आपको आर्म को सर्कल में। पहले घड़ी की सुई के आकार में 5 बार, फिर घड़ी की सुइयों के विपरीत 5 बार। ठीक है, जैसे घड़ी रोज गोल घूमती है, 12 से 12 बजाती है, तो पहले आपको क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से दोनों शोल्डर को आप शोल्डर हाइट में ले आए, दोनों हाथों को शोल्डर हाइट में लाए। फिर मूव करें आर्म को सर्कल में। पहले घड़ी की सुई के आकार में 12 से 12, फिर 12, 11, 10, 9, 8, 7, इस तरीके से उल्टा
विपरीत इसे रोटेट करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप शोल्डर सरकमडक्शन करें। अब आता है आपका शोल्डर एक्सटेंशन। इसके लिए आप स्ट्रेट खड़े हो जाएं और सिंपल हाथ अपना पीछे की तरफ लेके जाएं। ये देखिए, सिंपल सिर्फ हाथ पीछे लेके जाना है। ध्यान रखना है बॉडी को पीछे ना लेके जाएं, सिर्फ आपके हाथ जो है वो पीछे जाएंगे, बॉडी पीछे मूव नहीं करें। सिर्फ हाथों को मूव करें, उन्हें ही पीछे लेके जाएं। तो ये हुआ आपका शोल्डर एक्सटेंशन। फिर आता है आपका एल्बो फ्लेक्शन। एल्बो फ्लेक्शन के लिए आप क्या करें, बेंड करें आपके एल्बो को एक्सटेंशन में। ठीक है, यानी कि आपका हाथ आप इस तरीके से बेंड करेंगे 90 डिग्री में, फिर इसे सीधा स्ट्रेट खोलेंगे, तो ये होगा आपका एल्बो का फ्लेक्शन। इसी के विपरीत अगर आपको एक्सटेंशन करना हो तो इस तरीके से हाथ ऊपर फ्लेक्शन में लाएं, स्ट्रेट करें और फिर एल्बो को मोड़ें। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। पहले आपका एल्बो फ्लेक्शन रहेगा, आपका हाथ ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, आपको स्ट्रेट करना है कोहनी से, कोहनी मुड़ी हुई रहेगी, इसको स्ट्रेट करना है। तो ये हुआ एल्बो फ्लेक्शन। एल्बो एक्सटेंशन में आपकी कोहनी ऑलरेडी मुड़ी है, आपने उसको स्ट्रेट किया, तो ये हुआ एल्बो एक्सटेंशन। दोनों ही एल्बो फ्लेक्शन और एल्बो एक्सटेंशन के 10-10 सेट करने हैं दिन में 3 बार। अब आता है फॉर आर्म का प्रोनेशन और सुपाइनेशन। फोर आर्म का जो प्रोनेशन और सुपाइनेशन होता है, इसमें सिर्फ जो पाम है उसको टर्न करना रहता है। जो एल्बो रहेगा वो इस तरीके से किसी चीज पे, पिलो पे या टेबल पे आप सपोर्टेड करें, फेस ऊपर रहेगा जब पाम का, तो वो सुपाइनेशन। फिर इसे आप उल्टा कर देंगे मेज पे, जो आपका दूसरी तरफ का हिस्सा है जहाँ नाखून वाला हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा, तो वो होता है आपका प्रोनेशन। सिंपल एक्सरसाइज होती है फोरआर्म प्रोनेशन और सुपाइनेशन। फिर आता है आपका रिस्ट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। आप इस तरीके से टेबल के कोने पे अपनी कलाई रखें, हाथ जो रिस्ट है, रिस्ट के बाद का जो हिस्सा है उसे ऊपर की तरफ उठाएं, रिस्ट जॉइंट से, कलाई से। तो ये आपका हुआ एक्सटेंशन। फिर वापस इसे नीचे की तरफ लाएंगे, तो वो होगा फ्लेक्शन। ठीक है, रिस्ट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यानी कि हाथ को ऊपर की तरफ उठाना, ये हुआ आपका एक्सटेंशन। नीचे की तरफ लाना, ये हुआ आपका फ्लेक्शन। अब आता है आपका लेग एक्सटेंशन। अभी हमने अपर बॉडी, अपर लिम्ब की एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस देखी। अब हम बात करेंगे लेग एक्सटेंशन, यानी कि लोअर लिम्ब के एक्टिव रेंज ऑफ मोशन के बारे में। इसमें क्या करना है, आप चेयर पे बैठ जाएं। ठीक है, आपको क्या करना है, नी स्ट्रेट करना है। आप पहले इस तरीके से बेंड करके बैठे होंगे नी, फिर आपको
हर एक नी को एक एक करके ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेट करना है। होल्ड करना है यहाँ 5 से 10 सेकंड के लिए, फिर वापस धीरे धीरे इसे इसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे लाना है। फिर रिपीट करना है दोनों पैरों में एक अलग अलग। ठीक है, दोनों पैरों में आपको अलग अलग 10 सेट करने हैं दिन में 3 बार। ठीक है, पहला आपका हुआ लेग एक्सटेंशन। होल्ड करना है नी को स्ट्रेट करके 5 से 10 सेकंड के लिए, फिर वापस से उसको अपनी रिटर्न पोजीशन पे लाना है और फिर दोनों लेग में 10-10 के सेट करने हैं दिन में 3 बार। अब आता है मार्चिंग। मार्चिंग में आपको क्या करना है, बेंड करना है नी को और ऊपर की तरफ उठाना है। जैसे जो सैनिक होते हैं वो खड़े होके मार्चिंग करते हैं, ठीक है, मार्च प्रेस करते हैं, इसी तरीके से हम ये सिटिंग में करेंगे मार्चिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, नी बेंड करना है, ऊपर की तरफ उठाना है, फिर वापस रखना है, फिर ये दूसरे लेग में करना है, ऊपर की तरफ उठाना है और फिर नीचे रखना है। इस तरीके से आपको मार्चिंग देनी है। ध्यान रखना है कि ये बहुत आराम से करे, अगर ऐसे में घुटनों में दर्द आए तो ऐसे ना करें। और मार्चिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आप जमीन पे जोर जोर से पैर ना पटके, बहुत आसानी से बहुत जेंटली आपको ये मार्चिंग एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, फिर आता है आपका टो रेजेस। इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी हील होगी वो तो सिर्फ रहेगी आपके फ्लोर के टच में, और जो आपकी उंगलियां होंगी, टोज होंगी, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठानी है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये जो हील है ये तो आपके ग्राउंड के कांटेक्ट में है, पर हमें जो ये हील है इसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। तो ये हुआ आपका टो रेजेस। ठीक है, अब आता है आपका फुट प्रेस। नहीं, आपका आता है हील रेस। हील रेजेस में आपको क्या करना है, अभी हम कर रहे थे टो रेस। हील रेस में आपका, आप जो हम उंगलियां उठा रहे थे, अब वो ग्राउंड में टच में रहेंगी। आपको हील एड़ी ऊपर उठानी है। ठीक है, टो रेजेस में हम टो ऊपर उठा रहे थे, हील ग्राउंड के टच में थी। हील रेजेस में अब हम हील उठाएंगे और टो जो रहेगी वो ग्राउंड के टच में रहेगी। ठीक है, तो ये आपका टो रेजेस और हील रेजेस। इसके भी आपको 10-10 के सेट करने हैं दिन में 3 बार। ठीक है,
फिर आता है आपका फुट प्रेस। फुट प्रेस में क्या करना है आपको, जो आपका पंजा है वो स्ट्रेट रहेगा, नीचे फ्लोर में चिपका हुआ रहेगा। आपको उस पंजे से धरती में पुश करना है और उसे होल्ड करके रखना है 5 से 10 सेकेंड। जैसे जब आप उठते हैं, चेयर से उठते हैं तो पूरा वजन डालते हैं पंजों पे, उसी तरीके से आपको सिटिंग में पंजों से नीचे धरती पे पुश करना है, फोर्स डालना है, जिसे होल्ड करना है 5 से 10 सेकेंड तक। तो ये हुआ आपका फुट प्रेस। अब आता है आपका नी आउट। नी आउट एक्सरसाइज में आपको सिटिंग पोजीशन पे बैठना है। नी पहले इस तरीके से आपको पास में चिपका के रखना है, फिर इसके बाद में नी को ऐसे अलग अलग करना है। पहले दोनों नीज को आपको बेंड करके चेयर पे बैठना है, दोनों नी बाहर की तरफ जाएंगे, लेग आउट, पुश करना है, दोनों को पास में लाना है, फिर दोनों को लेग आउट हमें बाहर की तरफ लेके आना है। धीरे धीरे दोनों लेग्स को हमें फिर से सेंटर में लेके आना है इस तरीके से, यानी कि घुटनों को बाहर लेके जाना है, फिर घुटनों को अंदर लेके आना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका नी आउट। पहले घुटनों को बाहर, फिर घुटनों को अंदर लाना है। फिर आता है आपका नी इन। अभी हमने देखा था नी आउट, अब हम देखेंगे नी इन। सेम आपको उसी पोजीशन पे बैठना है, दोनों घुटनों के बीच में अब आपको एक तकिया रखना है। इस तकिए को आपको दोनों घुटनों से दबाना है, स्क्वीज करना कहते हैं जिसे हम, और दबा के उसे 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। देखिए इस तरीके से सिटिंग पोजीशन पे आना है, दोनों घुटनों के बीच में एक तकिया लगाना है और उस तकिए को दोनों घुटनों की मदद से प्रेस करना है, दबाना है। ठीक है, तो ये आपका नी इन होता है। नी इन और नी आउट एक्सरसाइज के दोनों के आपको 10-10 के सेट लगाने हैं और इसे भी आपको दिन में 3 बार करना है। तो अभी तक हमने देखा हमारे बॉडी के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पिट्यूटरी ट्यूमर के पेशेंट के लिए हमने देखा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। वो दोनों एक्सरसाइजेस ही बॉडी को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर पेशेंट की मसल्स बहुत वीक है, और चूंकि पिट्यूटरी ट्यूमर के पेशेंट्स की मसल्स वीकनेस रहती है, तो
ऐसे पेशेंट्स में हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज देनी चाहिए। फिर आता है अब हमारा एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइजेस जो होती है हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छी होती हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कंडीशनिंग के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए। चूंकि इसके शब्द से ही समझ में आता है एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन के साथ वाली एक्सरसाइजेस। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस का मतलब होता है कि ऐसी एक्सरसाइजेस जो ब्रीथ यानी कि ऑक्सीजन लेवल के साथ ज़्यादा हो। इसमें हम ब्रीदिंग कंट्रोल कर सके अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का, जो कि हमारी मसल्स के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, बर्न करती है फ्यूल को और मूव करवाती है। ठीक है, तो एरोबिक एक्सरसाइजेस काफ़ी सेफ और काफ़ी हेल्थी और काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइज होती है पिट्यूटरी ट्यूमर के पेशेंट्स के लिए। एरोबिक एक्सरसाइजेस में भी दो तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं। जो पहली होती है लोअर इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज, ठीक है, दूसरी होती है हायर इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज। ठीक है, तो लोअर इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस में आता है हमारा स्विमिंग, तैरना। इसमें हमारी पूरी बॉडी का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, बॉडी का हर एक पार्ट मूव होता है स्विमिंग के दौरान। दूसरा होता है साइकिलिंग। साइकिलिंग में आप इलिप्टिकल ट्रेनर साइकिल भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक स्टैटिकल साइकिल होती है, एक स्टैटिक साइकिल होती है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है साइकिल लेके, घर पे ही आप साइकिलिंग कर सकते हैं। फिर आता है आपका वॉकिंग। वॉकिंग सबसे अच्छी एरोबिक एक्सरसाइज है। ठीक है, लोअर इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस में सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है हमारी वॉकिंग। आप शुरुआती दौर में 15 से 20 मिनट की वॉकिंग कर सकते हैं सुबह और शाम। जैसे जैसे आपका सिम्टम्स रिलीफ होते जाएं, आपको प्रॉब्लम्स कम होती जाए, मसल्स वीकनेस कम होती जाए, तो वैसे वैसे आप वॉकिंग की टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। आप रोइंग भी कर सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं अपर बॉडी एर्गोमीटर्स। ये एक पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है जो प्रोवाइड करवाता है कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट के टारगेट को। फिर आती है हमारी हायर इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस। इसमें आपका रनिंग, जंपिंग रोप और हाई इम्पैक्ट रूटीन इंक्लूड होता है। तो इस तरीके की एरोबिक एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, जो कि काफी लाभदायक होती है बॉडी के लिए, स्पेशली पिट्यूटरी ट्यूमर के कंडीशन में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पिट्यूटरी ट्यूमर का ट्रीटमेंट, जिसमें हमने आज इसका सर्जिकली ट्रीटमेंट भी देखा, रेडिएशन थेरेपी की मदद से ट्रीटमेंट देखा और इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देखा। तो इस सब के साथ आप पिट्यूटरी ट्यूमर के साथ लड़ सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो और आप सभी स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।